हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके जो 4 स्पीसीज दी गई हैं, इन ऑक्सोनाइन्स में से आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सोनाइन डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो जिस ऑक्सोनाइन की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन +1 है, बी के अंदर +3, सी के अंदर +5 और डी ऑप्शन के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। सो ड्यू टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +7, डी ऑप्शन वाला जो ऑक्सोनाइन है वो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अल्कली मेटल्स आपको दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर से जो सीजियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर बारी एक न्यू सेल में ऐड होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी सीजियम की, वो लिमिटेड हो जाएगी, और जब वो कोई कंपाउंड बनाएगा तो कम लैटिस एनर्जी को रिलीज करेगा और हम उसको ईजिली तोड़ सकते हैं। डेट्स वाई डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो अल्कली मेटल्स दी गई हैं उनके अंदर से कौन सी अल्कली मेटल हाइड्रेटेड साल्ट की फॉर्मेशन करेगी। तो हाइड्रेटेड साल्ट आपने कुछ कंपाउंड के अंदर देखा होगा कि .2H2O, .5H2O ऐसे लिखा हुआ होता है लास्ट के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उनको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड साल्ट्स। तो इसके अंदर से जो लिथियम होगी वो हाइड्रेटेड साल्ट की फॉर्मेशन करेगी। उसका रीजन है लिथियम का साइज। लिथियम का साइज जो है वो स्मॉल साइज है और उसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से और हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से जो लिथियम है वो इजीली अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। इस वजह से वो हाइड्रेटेड साल्ट्स की फॉर्मेशन करता है। कैसे हाइड्रेटेड साल्ट की वो फॉर्मेशन करता है? जैसे कि लिथियम क्लोराइड .2H2O। बट जो अदर अल्कली मेटल्स बच के, जैसे कि सोडियम, पोटासियम एंड सीजियम, इनका साइज जो है वो क्या है, ज़्यादा है, बड़ा साइज है, और उनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है। इस वजह से वो कैपेबल नहीं है हाइड्रेटेड साल्ट की फॉर्मेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको बताना है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिए गए हैं, इनके कार्बोनेट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कार्बोनेट थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखिए आपको दिया गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। इसके अंदर से बताना है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो देखिए जिस कटायन का सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। तो इन सभी जो कार्बोनेट दिए गए हैं इसके अंदर से बेरियम का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हर बार एक न्यू सेल में ऐड होता है, उसकी वजह से साइज जो है डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है बेरियम कार्बोनेट, वो थर्मली मोर स्टेबल है अदर के कंपेयर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है आपको ये बताना है। तो हमारा जो बोरेक्स है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि जो बोरेक्स होता है वो बना हुआ होता है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से और वीक एसिड H3BO3 से। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये बेसिक नेचर का होता है, और डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो बोरिक एसिड जो है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? एसिडिक नेचर होने की वजह से, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से, या फिर वो मोनोबेसिक नेचर का होता है, या फिर उसकी जियोमेट्री की वजह से। तो उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो हमारे बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये क्लियर हो गया
कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रेजेंट होने की वजह से जो बोरिक एसिड है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना कि जो डाइबोरेन होता है उसके अंदर जो बोरेन प्रेजेंट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सी विल बी आवर राइट आंसर। कार्बन की जो फॉर्म्स हैं जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलडेंस एंड कोल, इसके अंदर से थर्मल स्टेबिलिटी कौन सी फॉर्म की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। वी विल बी आवर राइट आंसर। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से एलिमेंट 14th ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर से आपको बताना है कि 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, सो बी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो हम एलई वाला टेस्ट करते हैं नाइट्रोजन का पता करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके अंदर जो पर्शियन ब्लू बनता है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से बनता है। सो सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सी ऑप्शन है उसकी वजह से पर्शियन ब्लू की फॉर्मेशन होती है, ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है सेकेंडरी एंड फिर होता है प्राइमरी। ओके, तो इन 4 ऑप्शन के अंदर से जो बी वाला ऑप्शन है हमारा, उसके अंदर जो कार्बोकटायन है वो टर्शरी कार्बोकटायन है। टर्शरी कार्बोकटायन होने की वजह से जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है एंड बी विल बी आवर राइट आंसर। इनके अंदर से आपको बताना है कि किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए या फिर उसको आइसोलेट करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी है, लेटेस्ट है और बेस्ट है। तो हमारी जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो सबसे बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक है फॉर आइसोलेशन, प्योरीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो डी विल बी आवर राइट आंसर। ये जो रिएक्शन दी गई है आपको, इसके अंदर क्या है कि जो इथेन आयोडाइड है वो रिएक्ट करता है एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और वो फॉर्मेशन कर देता है इथेनॉल और पोटासियम आयोडाइड की। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो ये जो रिएक्शन होगी हमारी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए जो हमारा KOH है ये टूट के K पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देगा। और जो हमारा OH नेगेटिव जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा इथेन आयोडाइड के ऊपर और यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट कर देगा आयोडीन को, जो कि फिर क्या है कि फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बी विल बी आवर राइट आंसर। इसके अंदर आपको बताना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो किसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। वो करते हैं हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंडिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इनकरेक्ट है। तो जो ऑप्शन मतलब A, C और D ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो हमारे B वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो D ब्लॉक है उसके अंदर 10 कॉलम होते हैं और D ब्लॉक के अंदर क्या होगा, मतलब D ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सो बी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इस स्टेटमेंट को देखें तो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जैसे कि कोई भी चीज़ जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगी वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, बट आपको बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फैक्टर वैलेंस सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो न्यूक्लियर मास जो होता है वो वैलेंस सेल को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए सी विल बी आवर राइट आंसर। अब आपको बताना है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी गई है, फ्लोरीन नेगेटिव, नियोन एंड सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जैसे कि F नेगेटिव नियोन और Na पॉजिटिव के अंदर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके अंदर से आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन अफेक्ट करेगा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को। तो हमारा ऑप्शन ए है न्यूक्लियर चार्ज, वो अफेक्ट करेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज। सो ए विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि आपको एलिमेंट दिए गए हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम। इनके अंदर से करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करैक्टर आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो जो हमारा बोरोन और एल्यूमिनियम है वो ग्रुप 13th के एलिमेंट हैं, और जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, और जो पोटासियम है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। ठीक है, तो जो ये पोटासियम है ये 4th पीरियड में होता है, और जो मैग्नीशियम है वो 3rd में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट होगा उसका सबसे ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है उसके अंदर सबसे पहले पोटासियम ही है। डी ऑप्शन राइट आंसर जो होगा। इसके अंदर मैंने आपको रीजन भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और सिलिकॉन है, इनके अंदर से करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ओके, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका राइट जो आंसर होगा वो सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं अदर सोशल मीडिया भी यूज करती हूं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो उन अदर सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक बताओगे पढ़ाने के लिए, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी। Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel.